एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी यूनिट 1 जो आपकी है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है बंडल अप्रोच। बंडल अप्रोच से रिलेटेड स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा डाउट है, इसीलिए आज के वीडियो में हम बंडल अप्रोच को वन शॉट में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो चलेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। है बंडल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके टोटल 4 आते हैं और 4 में कोई भी आपका एक एग्जाम में आपको मिलेगा। बंडल अप्रोच होता क्या है? ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करता है, ये हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करता है और ये इम्प्लीमेंट करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कि बंडल अप्रोच होता क्या और आपके लिए कैसे इम्प्रूव करता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो आप एकदम क्लियरिफाई कर सकते हो। तो बंडल अप्रोच में एक बंडल होता है जिसपे आप आउटकम पे वर्क करते हो। इसमें आपके 4 आते हैं। अब वो क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। फिर आपका आएगा क्लास बी मतलब कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। फिर आपका आएगा CAUTI, ये है CAUTI मतलब कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फिर आपका आएगा SSI मतलब कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। SSI VAP मतलब आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप CAUTI और क्लास बी करते हो कितना सुनने में अच्छा लगता है। CAUTI कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्लास बी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। जब आप 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको ईजी लगने लगेगी। नेक्स्ट अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ UTI, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आपको बेसिक से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। आपको हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके ही कैथेटर को इंसर्ट करना है। आपको प्रिवेंट करना है कंटामिनेशन को, क्योंकि कैथेटर से बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर आप रिमूव करोगे कैथेटर जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। जैसे ही आपका कैथेटर का यूज़ खत्म हो रहा है, फिर ऐसा नहीं कि कैथेटर लगा तो लगे रहने देंगे, नहीं, कैथेटर का यूज़ होने के बाद आप वैसे ही कैथेटर को रिमूव करेंगे पेशेंट से। तो ये 4 पॉइंट आप एड ऑन करेंगे। फिर CAUTI के लिए स्पेशली दे रखा बंडल अप्रोच में, दैट ABCDE अप्रोच। तो ये क्या है? सबसे पहले आप एडहेरेंस करोगे जनरल इन्फेक्शन का जो कि कंट्रोल करता है। फिर आप ब्लैडर अल्ट्रासाउंड को अवॉइड करोगे जब कैथेटराइजेशन इनवेलिंग होगा, मतलब कि जब पर्सन को कैथेटर लगा होगा उस टाइम पे आप ब्लैडर अल्ट्रासाउंड को क्या करोगे? अवॉइड करोगे। और फिर आप क्या करोगे? जो कॉन्डम कैथेटर्स होते हैं या फिर अल्टरनेटिव्स होते हैं इनवेलिंग कैथेटर के, उनको क्या करोगे? एक अप्रोप्रिएट पेशेंट पे ही करोगे। फिर डी से आपका आएगा, उनको आप जो कैथेटर इनवेलिंग है उनको आप ऐसे यूज़ नहीं करोगे, मतलब कि पर्सन में रिक्वायरमेंट नहीं थे फिर भी आपने यूज़ कर लिया, तो आप कब यूज़ करोगे? जब उसकी नीड होगी। डू नॉट यूज़ द इनवेलिंग कैथेटर अनलेस रिक्वायर्ड। फिर आपका आएगा ई से क्या होता है? अर्ली रिमूवर। जैसे ही कैथेटर का काम खत्म हुआ, जैसे ही उसका यूज़ फुलफिल्ड हुआ, आप क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। नेक्स्ट आपका आता है SSI का प्रिवेंशन, दैट इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो 1 से 30% चांसेस होते हैं कि आपको ये इन्फेक्शन हो जाए। ये सर्जरी के विद इन ऑफ 30 डेज ये हो सकता है। ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले सुपरफिशियल, फिर डीप, फिर ऑर्गन। सुपरफिशियल आपके स्किन में होगा, क्यूटेनियस में होगा, डीप आपका मसल्स में होगा, ऑर्गन आपके ऑर्गन में इन्फेक्शन होगा सर्जरी के बाद। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन के सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्टेड इंटरवेंशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। इंटरवेंशन की हिंदी मीनिंग होती है, मतलब कि सिंपल मीनिंग होती है आउटकम, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या निष्कर्ष है। ऑप्टिमाइजेशन का होता है प्रोसेस, क्या उसका प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है? आप सबसे पहले क्या करोगे? जो भी सर्जिकल एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस होते हैं उनको एक प्रोवाइड करोगे और एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज़ करोगे, जिससे माइक्रोब्स का आप रिड्यूस करोगे बर्डन को। तो सेलेक्टेड इंटरवेंशन ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ आपका इतना सा पार्ट आता है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब कि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी अप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं है आपने कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर ली, नहीं, कंडीशन के हिसाब से आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ करोगे। फिर प्रॉपर टाइमिंग, आपको पता है ना कि आपके एक टाइम भी आता है मेडिकेशन के हिसाब से, तो आपको उस टाइमिंग को मेंटेन करके रखना होता है। फिर लिमिटिंग द ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन लिमिट इसलिए करनी होती है क्योंकि वो जो सर्जरी के उसके बाद के जो होते हैं ना, उसके 2 रीजंस होते हैं। एक जो सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं वो 24 आवर्स ऑफ सर्जरी कोई इम्प्रूव रेट नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वो इंक्रीज कर देते हैं कॉस्ट ऑफ केयर को। लेकिन सेकेंड पॉइंट आपका ये कहता है जो यूज़ करोगे आप एंटी माइक्रोबियल एक्सटेंसिवली, वो लीड करेगा डेवलपमेंट आपके रेजिस्टेंट का। और जब आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी एंटीबायोटिक के, तो फिर आप कितने भी एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक ले लो, आपकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। फिर आपका आएगा नॉर्मोथर्मिया। नॉर्मोथर्मिया मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर। जब ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट में टेम्परेचर जो क्या है वो मेंटेन करके रखना होता है, जो कि इंट्रा ऑपरेटिव में क्या होता है, कोर टेम्परेचर लेवल हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अब उस टाइम पे हम लोग कितना एनेस्थीसिया इफेक्ट करते हैं, ड्रग्स करते हैं, और आपको पता है ना ओटी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो सबका रिड्यूस करने के लिए हम लोग नॉर्मोथर्मिया प्री एंड पेरी या पोस्ट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनमें ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका वुंड हील नहीं हो पाएगा। फिर आपका 7th पॉइंट है, आप सप्लीमेंट करोगे ऑक्सीजन थेरेपी को। बहुत सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो आपका सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है तो उसमें आपके टोटल 7 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो वेंटिलेटर मतलब कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे उनसे जो भी एसोसिएटेड डिजीज हो रही हैं उनको हम प्रिवेंट करने होंगे। तो सबसे ज़्यादा आपके निमोनिया होती है, फिर उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर डिजीजेज भी हो जाएंगी, गैस GI की ब्लीडिंग भी होगी, एस्पिरेशन भी होगा। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा जो मैंने पेपर सेंड करा था उसमें ये मेरे एग्जाम्स में आया था VAP। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मिनिमाइज सेडेशन करोगे। ये मिनिमाइज सेडेशन करने से क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो काम हो जाता है और स्लीप उसको प्रोवाइड हो जाती है। मिनिमाइज करने से उसकी जो डेप्थ और ड्यूरेशन है आप उस सेडेशन की उसको भी कम कर देते हो। फिर परफॉर्म करोगे डेली कोऑर्डिनेटेड स्पॉन्टेनियस अवेकिंग एंड ब्रीदिंग ट्रायल्स। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स को VAE ना हो, मतलब कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स ना हो, तो हम लोग उसको मिनिमाइज कर देते हैं। साथ ही साथ उसको स्पॉन्टेनियस अवेकिंग ट्रायल्स कराते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, आप मतलब पेशेंट को पता नहीं रहेगा, अचानक से अवेकिंग कराते हो और ब्रीदिंग ट्रायल्स कराते हैं। ये रैंडम होता है और ये ट्रायल्स आपके क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एक्सुबेशन टाइम को, जो होता है आपका 1.5 to 2.5 पर डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन का। आप इम्प्लीमेंट क्या करोगे, उनमें इम्प्लीमेंट करोगे अर्ली एक्सरसाइज और मोबिलिटी को। आपको पता है जो इमोबिलिटी होती है वो एक रिस्क फैक्टर की तरह वर्क करती है कोई भी डिजीज के लिए, जैसे कि निमोनिया, एटलैक्टिस, डिलेरियम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन में आता है। लेकिन अगर आप पेशेंट में मूवमेंट कराओगे, अगर आप उसको एक्सरसाइज कराओगे, तो साथ ही साथ उसमें जो प्रॉब्लम्स थे वो तो कम होंगे, साथ में एक मूवमेंट भी इंक्रीज होगा और उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है, आप लो टाइडल वॉल्यूम का वेंटिलेशन यूज़ करोगे। अब ये लो टाइडल वॉल्यूम का यूज़ क्यों करोगे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये लीड्स क्या करता है, ये लोअर करता है आपके मोर्टेलिटी रेट को। अब ये मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, डेथ रेट। अब ज़्यादातर चांसेस होता है अगर आप हाई टाइडल वॉल्यूम यूज़ करोगे तो पेशेंट तो वैसे भी मर जाएगा, डेथ हो जाएगी, इसीलिए आप क्या यूज़ करो, लो टाइडल वॉल्यूम यूज़ करो। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हाई ऑक्सीजन होती है ना वो नेक्रोसिस अकर कर देती है बॉडी में, इसीलिए ज़्यादातर लो ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करते हैं। फिर आप कंजर्व फ्लूइड मैनेजमेंट करोगे। अब आपने इतना ज़्यादा एनालाइज करा तो फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए। फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है, फिर पल्मोनरी एडेमा हो जाता है, फिर आपका एक नई डिजीज़ कॉज हो जाती है, जिसके कारण आपको फ्लूइड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए कंजर्व फ्लूइड मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड एंड कैथेटर ट्रीटमेंट ट्रायल। अब जैसे कि अब बहुत सारे क्या होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जो वेंटिलेटर पे होते हैं, तो उनको फ्लूइड और कैथेटर दोनों चल रहा होता है, उस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट ट्रायल्स भी करने होते हैं। कैथेटर का आप अलग से करोगे और फ्लूइड का आप अलग से करोगे। तो जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट में टोटल उसमें आपके 6 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे CLABSI, मतलब कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो आपको पता है जब हम लोग मतलब कैथेटराइजेशन करते हैं हार्ट के लिए तो हम लोगों को सेंट्रल लाइन का यूज़ करना होता है। अब हम लोग ब्लड स्ट्रीम का यूज़ तो करते हैं सेंट्रल लाइन के लिए, ठीक है। अब इसमें आपके टोटल 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप परफॉर्म करोगे हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन आप करोगे एंटीसेप्टिक सोप का यूज़ करोगे या फिर अल्कोहल बेस्ड का यूज़ करोगे। जब तक कि आप अपने हैंड हाइजीन मतलब कि जितने भी आपके माइक्रोब्स उनको नहीं किल करोगे तो आप आगे के प्रोसीजर कैसे करोगे। फिर आप मैक्सिमम बैरियर प्रिकॉशन का यूज़ करोगे। अब इसमें क्या करोगे, आप ड्रेपिंग का यूज़ करोगे, आप स्ट्राइल फील्ड का यूज़ करोगे, आप स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करोगे, साथ ही साथ स्क्रब जरूर करोगे। स्क्रब, ड्रेप, ये आपको भी नई शब्द समझ में आएगा, या आप AHN में पढ़ोगे ना तब आपको क्लियर होगा कि ये ड्रेपिंग क्या होती है, ये स्क्रबिंग क्या होती है। लेकिन मैं सिंपल सा बता देती हूँ, ड्रेपिंग का मतलब होता है कि स्ट्राइल क्लोथ या कपड़ा होता है जिससे आप पूरी बॉडी को कवर करोगे पेशेंट को। स्क्रबिंग क्या होती है, एक प्रोसीजर होता है जो सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और जितने भी नर्स होती हैं वो सब
सेटअप करती हैं ओटीज़ में, जिससे वो अपने माइक्रोब्स को किल करती हैं, और वो क्या करती है, स्क्रबिंग में गाउन वियर करती हैं जो एक स्टाइल होता है। और आप क्या करोगे, जो हब होता है, अब ये हब क्या होता है, आपने सुना होगा कैनोला में हब में ब्लड आ गया है, जब हम लोग कैनोला इंसर्ट करते हैं हब में ब्लड आ गया, तो सेम एज वही चीज़ हम लोग कह रहे हैं, जब सेंट्रल लाइन में जब हम लोग करेंगे तो उस हब को हम लोगों को क्लीन करते रहना है, वो भी 15 सेकेंड तक अल्कोहल स्वैब के साथ में। और आपको इसी में एक पॉइंट ऐड ऑन कराना चाहूँगी मैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिपैरिन पुश करना होता है। जैसे कि क्या हो जाता है, जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, जब नहीं होता है, तो ज़्यादातर आपने एनएस ज़रूर पुश करा होगा। आप एनएस ना पुश करके इसमें हिपैरिन पुश करोगे, जो कि ब्लड क्लॉट होने नहीं देगा और क्लॉटिंग को रिड्यूस करता है। फिर आप स्किन को एंटीसेप्सिस करोगे, मतलब कि जो पेशेंट की स्किन है जो रिड्यूस करती है बैक्टीरियल बर्डन को इंसर्शन साइट पे, उसको आप क्लीन करोगे क्लोरहेक्सिडिन से। आपको क्लीनिंग का मेथड पता होना चाहिए। हम लोग हमेशा क्लीन करते हैं क्लीनर टू डर्टर एरिया, वो भी सर्कुलर मोशन में, और इसमें इनसाइड और आउटसाइड कहने की जगह आप ये कहा करिए क्लीनर टू डर्टर, हम लोग इसको क्लीन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमल कैथेटर साइट सिलेक्शन। तो आपकी 3 साइट्स होती हैं बॉडी में, आप कौन सी साइट उसमें से चूज करो, तो सबसे पहली है फीमोरल वेन साइट। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, क्योंकि वहीं पे आपका कैथेटर भी प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं, जो आपको एक डिजीज हो सकती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और यही डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपको अगर मैं बता दूं तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी करती है और राइट साइड का हार्ट फेलर भी करती है। इसीलिए हम लोग फीमोरल साइड के वेन को हम लोग क्या करते हैं, स्किप करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग करते हैं इंटरनल जुगुलर वेन साइड। ये आपको ये इसमें कॉम्प्लिकेशन इतना नहीं रहता, लेकिन इसमें न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस होते हैं। ये आपके जो लंग्स ट्रैकिया के साइड में होता है और वहीं पे होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल में दोनों होते हैं। हम लोग इंटरनल वेन साइड पे लेते हैं, लेकिन इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन मिल सकता है, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे ऑप्टिमल साइट आपकी है सब क्लेविकल वेन साइट। अब सब क्लेविकल वेन साइट में आपका जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है हो तो सकता है, लेकिन आप इन सब का अगर यूज़ करोगे ये सारी चीज़ों का, तो आपके नहीं होने के भी चांसेस होते हैं। फिर आपका 5th और लास्ट पॉइंट है, दैट इज रिमूव अननेसेसरी कैथेटर एज सून एज पॉसिबल। जब कैथेटर का काम खत्म हो जाएगा, तब अगर आप पेशेंट में लगे रहने दोगे तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा ही। जैसे उसका काम खत्म हो वैसे आप उसको रिमूव करो, पेशेंट की स्किन को क्लीन करो और कवर अप करो। इन सबसे ही आप पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकोगे। आपको कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।